एग्जैक्टली स्टेट ऑफ हॉर्मस कितना एक वो बड़ा है कि उसको जो है वो ईरान ने जो है वो माइल्स बिछा के जो है वो बंद किया। गर्दन पकड़ लिया ना, तो फिर आपने वर्ल्ड एनर्जी को आपने खत्म कर दिया। तो ये ऑप्शन उनके पास हमेशा से था। अब दूसरा जो मुज़ाकरात है मोस्ट प्रोबेबली शायद सऊदीया में होने जाएंगे, और कहीं शायद मैंने ये सुना था कि ओमान का भी नाम कहीं आया था कि शायद मोस्ट प्रोबेबली ओमान में भी हो सकते हैं, लेकिन ईरान ने सबसे पहले कहा कि नहीं, अगर मुज़ाकरात होंगे तो वो पाकिस्तान में होंगे। ईरान वोटेड इस्लामाबाद, एंड बिकॉज उनको जिस कंट्री पे भी ट्रस्ट है ना, वो इस वक्त सिर्फ इस्लामाबाद की है। ईरान ने मुतालबात अपने रखे तो उसमें ये भी मुतालबा था कि यूएस कंपनसेट करे जो नुकसान हुआ है। ईरान के 10 पॉइंट्स थे। सबसे पहला पॉइंट ये था कि उन्होंने कहा था कि हमें पक्की गारंटी दी जाए कि ईरान विल नॉट बी अटैक्ड एवर अगेन। अब जो राउंड 2 होने जा रहा है, आप उसमें क्या लगते हैं कि ये जो दोनों सरबराहान थे हमारे, चीफ तेहरान गए, फिर उसके बाद जो सऊदीया गए शहबाज शरीफ, किस तरफ जो है वो नेगोशिएशंस को लेके जा रहे हैं? आर्मी चीफ की मुलाकातें IRGC वालों के साथ भी हुई हैं, और जो है सियासी क़यादत की भी हुई हैं, और जो उनके दरमियान जो ब्रिजेस थे ना, उस गैप को भी अब CDF ने जाके फिल किया है। सिक्योरिटी मेजरमेंट्स जो है इस्लामाबाद में वो काफी तेज कर दी गई हैं। राउंड 2 के हवाले से बताइएगा, मोस्ट प्रोबेबली कब तक एक्सपेक्टेड है, और क्या प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उसमें मुज़ाकरात में खुद होंगे? डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद सोचा कि मे बी मैं बैक चैनल डिप्लोमेसी भी चल रही थी, एंड ही इज इन अ डायरेक्ट कांटेक्ट विद द फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, और अगर उस साइड से ट्रंप आते हैं ना, तो डेफिनेटली इस साइड से फिर स्पीकर कालेबाफ तो साइन नहीं करेंगे ना। ये एक्सपेक्टेड है कि मे बी लाइकली मंडे और ट्यूसडे ये मीटिंग्स यहाँ पे होंगी। अस्सलाम वालेकुम, मजाज डिजिटल के साथ मैं हूं इदरीस अब्बासी। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया का जो है वो मरकज़ बना हुआ है, और पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के बारे में बात कर रही है, और उसकी वजह एक ही है, US और ईरान के माबैन होने वाले मुज़ाकरात। जिस तरह पाकिस्तान का ओवरऑल किरदार रहा है जंग शुरू होने से लेके अब तक, और सीज़ फायर करवाने में बाद इस्लामाबाद टॉक्स जो हुई, इस्लामाबाद में जो US और ईरान के मुज़ाकरात का एक पहला दौर जो है वो हुआ, और उसमें हमने देखा कि US के नायब सदर जो है JD वेंस वो आए, और उसके बाद ईरान का जो है वो डेलीगेशन, जो ईरान की जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं वो और उनके हमरा उनका डेलीगेशन यहाँ पर आया, और एक यहाँ पे राउंड हुआ, और उसके बाद कोई हतमी फैसला जो है एग्रीमेंट तक ना पहुँचा, लेकिन काफ़ी हद तक जो चीज़ें थी, जो मुतालबात थे, उसके हद तक काफ़ी चीज़ों पे जो है वो एग्री जो है वो हो गई थी दोनों फरीकैन, लेकिन जो एंड पॉइंट पे आके कोई एक डेडलॉक जो है वो रहा, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अब चूँकि इस्लामाबाद में पहला राउंड तो हो चुका था, लेकिन अब दूसरा राउंड जो है वो राउंड 2 शुरू होने जा रहा है, और तवक्को ये की जा रही है कि शायद राउंड 2 में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी आ सकते हैं। इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, फॉरेन अफेयर्स के ऊपर जो है वो काफ़ी अरसे से जो है इनकी अबूर हासिल है। मोना खान हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा मोना, यहाँ पे थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए ये बताइएगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा, एक्चुअल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है क्या, और किस वजह से ये एक पॉइंट जो है वो इशू बना रहा कि ज़ाहिर बात है वहाँ से ऑयल टैंकर्स का गुजरना, और एक रूट है जहाँ से पूरी दुनिया की शिप्स वहाँ से गुजरती हैं। एग्जैक्टली स्टेट ऑफ हॉर्मस कितना एक वो बड़ा है कि उसको जो है वो ईरान ने जो है वो माइल्स बिछा के जो है वो बंद किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बेसिकली ये 33 किलोमीटर का पैसेज है, ये सी का बिटवीन ईरान और ओमान के बीच में। तो इसलिए ईरान, इससे पहले ये ओपन था क्योंकि ये नेचुरल पैसेज है। ये जैसे बात की जाती है स्विस कैनाल की कि वो भी टैक्स ले रहे हैं, या पनामा कैनाल है, बट दैट्स मैन मेड। दिस इज़ नॉट मैन मेड, दिस इज़ अ नेचुरल पैसेज। नेचुरल पैसेज पे नॉर्मली टोल टैक्स नहीं होते, क्योंकि ये किसी का बनाया हुआ नहीं है, किसी की जागीर नहीं है, और आपके जो लॉ हैं, सी के लॉ हैं, वो इसके ऊपर अप्लाई होते हैं। तो लेकिन अब मतलब उस पे ईरान काबिज नहीं रह सकता था, ये बाय इंटरनेशनल लॉ नहीं रह सकता, लेकिन चूंकि अब वो उनके हाथ में एक एटम बम से बड़ी चीज़ आ चुकी है, तो अब देन दे थॉट कि अच्छा ये हो सकता है। और वैसे ये ऑप्शंस पहले भी थे, मैंने बहुत पहले वीडियो की थी कि अगर ये जंग छिड़ती है तो ईरान इसको, क्योंकि बेसिकली दिस इज़ अ आर्टरी टू द वर्ल्ड एनर्जी लाइन, तो ये आपने गर्दन पकड़ लिया ना, तो फिर आपने वर्ल्ड एनर्जी को आपने ख़त्म कर दिया। तो ये ऑप्शन उनके पास हमेशा से था। दे वांटेड टू यूज़ कि जब कोई हमारे पे चीज़ आएगी तो हम यूज़ करेंगे। दे यूज्ड इट। तो अब फिर उन्होंने कहा कि हाँ, कि हम $2 मिलियन पर वेसल लेंगे जो यहाँ से शिप गुजरेगा, और वो पैसे हम स्प्लिट करेंगे ओमान के बीच में और हमारे बीच में, और जो हमारे हिस्से में पैसे आएंगे उनको हम इस्तेमाल करेंगे हमारा जो भी नुकसान हुआ है और अपनी आवाम की फलाह के लिए। अच्छा, यहाँ पे जिस तरह नुकसान की बात करें, ये भी कहा गया कि शायद जो ईरान ने मुतालबात अपने रखे थे उसमें ये भी मुतालबा था कि US कंपनसेट करे जो नुकसान हुआ है वहाँ पर ईरान के अंदर। ईरान के 10 पॉइंट्स थे। सबसे पहला पॉइंट ये था कि उन्होंने कहा था कि हमें पक्की गारंटी दी जाए कि ईरान विल नॉट बी अटैक्ड एवर अगेन।
मतलब ऐसा नहीं है कि आप आर्जी सीज़ फायर दे रहे हैं, तो वो हमें काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि पहले भी उन्होंने कहा कि हमारे साथ धोखा हो चुका है, हमें 2 बार मुज़ाकरात में बुला के आपने मिडल ऑफ द नेगोशिएशन यू अटैक्ड ऑन अस। तो फिर उन्होंने कहा कि सेकंड उनका ये था लेबनान वाली बात, क्योंकि लेबनान इन्होंने इसलिए शर्त पे रखा, तो उन्होंने कहा कि लेबनान पे जो इजराइल की जो हो रही है अटैक्स हो रहे हैं उसको बंद होना चाहिए। तीसरा फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ ईरान नहीं, ईरान के जो एलाइज हैं ना हित्ते में, तो उनको भी उनके ऊपर भी कोई अटैक नहीं होंगे, तो उनके ऊपर जो जंग का जो हालात हैं, जंग मतलब जो उसके सराउंडिंग्स के जो पड़ोसी ममालिक हैं सारे जो एलाइज हैं ईरान के, ठीक हो गया, तो उनके ऊपर अटैक ना। उन्होंने कहा कि ये 3 अगर आप मानेंगे तो फिर हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल देंगे। और फिर स्टेट ऑफ फिर 5वें नुक्ते फिर वो ये आते हैं कि हम इसके ऊपर पैसे लेंगे। फिर 6ठे के ऊपर फिर वो ये यूरेनियम एनरिचमेंट पे आते हैं कि हम जो है 5 साल तक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा अरसे के लिए नहीं कर सकते। तो ये नुकात थे। और अभी जो सेकेंड राउंड में है ना, ये जो अभी चीज़ें चल रही हैं उसमें यह है कि ये डाउन ब्लेंडेड जो है, ये इवन मे बी टू पाकिस्तान, टू चाइना, टू रशिया और टू सऊदी अरेबिया, ये उनको होगा, क्योंकि इट्स डिफिकल्ट एंड डेंजरस फॉर यूएस टू कैरी दिस अमाउंट ब्लेंडेड यूरेनियम टू डेट फार। तो ये सेकंड राउंड में चीज़ें होनी है। और अभी बेसिकली जो आर्मी चीफ CDF फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा तेहरान है, ये बेसिकली इंडिकेशन है, क्योंकि इससे पहले अगर आपको याद होगा कि पहले दिन से जब पाकिस्तान ने मजम्मत की, जब अटैक हुआ ईरान के ऊपर, ईरान ने जब अग्रेशन की GCC कंट्रीज़ के ऊपर, पाकिस्तान ने उसको भी कंडेम किया। फिर उसके बाद इसहाक डार की जो स्टेटमेंट है वो ऑन रिकॉर्ड है कि जब सऊदीया के ऊपर अटैक हुआ तो इसहाक डार ने कहा कि हमने उनको कॉल की, हमने उनसे पूछा कि आप फिर हमारे से क्या चाहते हैं, क्योंकि हमारा तो आपसे डिफेंस पैक्ट है, तो अब जैसे आप कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप उनसे बात करें कि हमारे ऊपर अटैक ना हो, क्योंकि हमने अपनी एयर स्पेस नहीं दी। फिर दफ्तर हाजा ने, इसहाक डार ने ईरान से बात की, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा उनके साथ डिफेंस पैक्ट उनके साथ करेंगे, तो फिर अगर वो डिफेंस पैक्ट एक्टिव हो जाता है तो देन वी हैव टू स्टैंड बाय देम एंड ऑन द अदर साइड यू आर आवर ब्रदरली कंट्री। तो अब हमारे लिए मतलब आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन ना बनाएं, तो अब आप हमारा थोड़ा रिगार्ड करें, हमने आपका भी कंडेम किया है। तो वो फिर थोड़ा सा आपने देखा होगा कि ईरान ने फिर सऊदीया पे कम किया, लेकिन वहाँ पे अब एक चीज़ आपने भी देखी होगी कि ईरान की जो सियासी क़यादत है ना, वो अपोलोजाइज भी कर रही थी सऊदीया से, और वो प्रॉमिस भी कर रही थी कि नहीं हम दोबारा अटैक नहीं करेंगे। इससे पहले अली रारजानी थे, फिर वो शहीद हो गए। उसके बाद की जो सियासी क़यादत है, अभी अब्बास रागची हैं, जो अभी हामेनाई हैं, तो अब मुश्तबा हामेनाई, तो इनकी तरफ से सऊदीया से बातचीत हो रही है और ये कह रहे हैं कि जी हम आप हमारे भाई हैं, ब्रदरली कंट्री हैं। लेकिन IRCG एक्चुअली देयर वाज अ गैप बिटवीन ईरान्स मिलिट्री एंड द पॉलिटिकल एज वेल। IRGC, क्योंकि अब जो उनके जो कमांडर्स हैं वो भी इस वक्त जिन जिन बंकरों में हैं, जहाँ जहाँ हैं, वो भी उनकी अपनी भी एक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है, जस्ट बिकॉज कि अगर वो एक्टिव कम्युनिकेशन होगी तो वो भी निशाने पे आ जाएंगे इजराइल के। आर्मी चीफ़ का दौरा, बेसिकली आर्मी चीफ़ की मुलाकातें IRGC वालों के साथ भी हुई हैं और जो सियासी क़यादत की भी हुई हैं, और जो उनके दरमियान जो ब्रिजेस थे ना, उस गैप को भी अब CDF ने जाके फिल किया है कि अब उनको समझाया है कि मतलब जो आपकी सियासी क़यादत की अलाइनमेंट है और अभी जो वक्त की ज़रूरत है उसके मुताबिक एक्ट करें। तो अब मोर लाइकली जो मतलब जो ईरान की आर्मी की क़यादत है और जो वहाँ की पॉलिटिकल क़यादत है, उनके माबेन भी कुछ जो गैप्स थे, वो भी सारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल ने, बिल्कुल, क्योंकि एक जो आर्मी पर्सन है वही जाके समझा सकता है, यहाँ से सियासी क़यादत IRGC को नहीं समझा सकती थी। तो अब वो गैप्स भी ब्रिज हुए हैं। देयर वर लॉट्स ऑफ गैप्स हु नीडेड टू बी ब्रिज। एक तो ये गैप्स थे, फिर दूसरी बात है कि जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात थे और जो अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसमें दोनों साइड्स को कन्विंस करना कि दोनों को लगे कि उनकी विन विन सिचुएशन है। डिप्लोमेसी में अब किसी एक दिन एक खबर आती है, किसी दूसरे दिन दूसरी खबर आती है, बट ऐसा नहीं है कि पिछले दिन वाली खबर गलत थी या अगले वाली दिन अच्छा, अब देखें कल जिस तरह से चीफ गए तेहरान और फिर उसके बाद हमने शहबाज शरीफ को देखा कि वो पहले सऊदीया, फिर कतर और फिर अब वो तुर्की में जो है वो मौजूद हैं, और उन्होंने वहाँ से अब तीनों सरबराहान से उन्होंने ओबियसली मुख्तलिफ बातचीत की है। और ज़ाहिर बात है इसमें जो इफेक्टिव था वो कतर था और सऊदीया भी था, जहाँ पर थोड़ा सा अटैक वगैरह, और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तो कतर था। UAE तो खैर सबसे ज़्यादा था, लेकिन उस तरफ जो है वो शहबाज शरीफ नहीं गए। लेकिन ओवरऑल अब जो राउंड 2 होने जा रहा है, आप उसमें क्या लगते हैं कि ये जो दोनों सरबराहान थे हमारे, जिस तरह चीफ तेहरान गए, फिर उसके बाद जो सऊदीया गए शहबाज शरीफ, जिस तरह आपने अभी तो चीफ का बताया कि वो वहाँ पर जाके उन्होंने एक तो वो जो ब्रिज था उसको कम किया, फिर उसके बाद
आगे के लायामल पे भी सारी बातें उनसे बात की, लेकिन जो शहबाज शरीफ का यहाँ पे रोल था, जो सऊदीया, कतर और फिर उसके बाद तुर्की गए, उनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि वो किस हद तक, किस तरफ जो है वो नेगोशिएशंस को लेके जा रहे हैं। क्योंकि इदरीस जो बैकडोर डिप्लोमेसी है ना, ये शुरू पहले दिन से ऑन थी। इवन बिफोर द फर्स्ट राउंड से पहले बैकडोर डिप्लोमेसी ऑन थी, तभी फर्स्ट राउंड हुआ। फर्स्ट राउंड जब एंड हुआ तो इट वाज नॉट द एंड, एक्चुअली इट वाज पेविंग फॉर द सेकंड राउंड। तो उसमें फिर यही था कि फिर दोबारा से बैकडोर डिप्लोमेसी ऑन थी कि भाई जो पॉइंट रह गए हैं ना, 95% अगर एग्री हो चुके हैं, जो 5% रह गया है जिसकी वजह से डील सी नहीं हो सकी, तो वो 5% भी एक्टिव करने के लिए अब सऊदीया ऑफ कोर्स इट वाज अ मेन स्टेक होल्डर, क्योंकि सऊदीया स्टेक होल्डर भी है। सऊदीया के, अमेरिका के सऊदीया में अड्डे भी थे, उसकी वजह से सऊदीया को फेस भी करना पड़ा, कतर एज वेल। और तुर्की चूँकि वो मीडिएशन प्रोसेस में बैक चैनल डिप्लोमेसी में उसका भी रोल है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे कोऑर्डिनेटर मीटिंग हुई थी जिसमें तुर्की के वज़ीर ख़ारजा थे, मिस्र के थे, सऊदीया के थे और पाकिस्तान के थे। तो वो राउंड फर्स्ट से पहले था, तो इट मीन्स कि उसमें भी जो चीज़ें डिस्कस हुई थी। तो उसके बाद फिर वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का दौरा हुआ था चाइना का, बिल्कुल, हाँ, वो जो कुछ दिनों के लिए जी हाँ, इस कोऑर्डिनेटर मीटिंग के बाद हुआ था कि वहाँ जाके फिर उन्होंने जो इधर चीज़ें डिस्कस हुई थी, देन उन्होंने चाइना को कॉन्फिडेंस मिला कि ये चीज़ें हैं। तो फिर क्योंकि ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें मुशावरत से चल रही हैं, पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के इज़ द ओनली कंट्री जिसके ऊपर ईरान को भी ट्रस्ट है, जिसके ऊपर अमेरिका को भी ट्रस्ट है। बिल्कुल। अभी जिस तरह के यहाँ पर ये बात चल रही थी कि पहले एक ख़बरों में आया कि शायद अब दूसरा जो मुज़ाकरात हैं मोस्ट प्रॉब्ली शायद सऊदीया में होने जाएंगे, और कहीं शायद मैंने ये सुना था कि ओमान का भी नाम कहीं आया था कि शायद मोस्ट प्रॉब्ली ओमान में भी हो सकते हैं। लेकिन ईरान ने सबसे पहले कहा कि नहीं, अगर मुज़ाकरात होंगे तो वो पाकिस्तान में होंगे, बिकॉज उनकी यहाँ की जो लीडरशिप थी उस पर ट्रस्ट था। फिर लेटर ऑन हमने देखा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आया कि पहले तो उनके जो ऑफिस के जो मेम्बरान थे उनकी तरफ से बयान आया कि जी पाकिस्तान में मोस्ट लाइकली टू बी ऑन द सेम प्लेस जहाँ पर पहले हुए थे। फिर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर मुज़ाकरात की तरफ जो अब राउंड 2 है तो वो खुद भी जो है वो आने की जो है वो इसमें है कि वो शायद आएंगे। तो राउंड 2 के हवाले से बताइएगा, मोस्ट प्रॉब्ली कब तक एक्सपेक्टेड है राउंड 2 इस्लामाबाद में होने के लिए? और क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि कल से बल्कि परसों से सिक्योरिटी मेजरमेंट्स जो है इस्लामाबाद में वो काफ़ी तेज़ कर दी गई हैं और सिक्योरिटी काफ़ी हाई अलर्ट है। यहाँ पे हमने देखा कि एक तो लोकल जो यहाँ के बस अड्डे वगैरह थे वो तमाम तरफ बंद हैं 26 अप्रैल तक। हमने ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सूबों से भी पुलिस यहाँ पर आ चुकी है। आपकी जो फ़ौज के जो अफसरान थे या फ़ौजी एहलकार जो थे वो ऑलरेडी लास्ट मीटिंग से पहले के ही यहाँ पे इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं अच्छे खासे। तो हज़ारों जो एहलकार हैं पुलिस के और फ़ौजी अफसरान, सिक्योरिटी अफराद जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो राउंड 2 के हवाले से बताइएगा, मोस्ट प्रॉब्ली कब तक एक्सपेक्टेड है और क्या प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उसमें मुज़ाकरात में खुद होंगे? 2 स्टेक होल्डर हैं ना, यहाँ पे अमेरिका है और ईरान है। तो अगर दोनों स्टेक होल्डर से स्पेशली जो स्टेक होल्डर है वो है जो जिसके ऊपर अटैक हुआ है, जो मजलूमियत वाली साइड पे है, तो वो उसकी बात ज़्यादा मैटर करती है कि वो कहाँ सेफ फील करें। अमेरिका तो हर जगह ही सेफ़ है, लेकिन ईरान की सेफ्टी मैटर करती थी कि वो कहाँ पे सेफ फील करें। अमेरिका को सिर्फ ये था कि हम किसी मिडिल ग्राउंड में जाएं ताकि ज़्यादा ट्रैवल ना हो। फिर इवेंचुअली फिर देन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद सोचा कि मे बी मैं, क्योंकि बैक चैनल डिप्लोमेसी भी चल रही थी एंड ही इज़ इन अ डायरेक्ट कांटेक्ट विद द फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, और वो उनको बड़ा रिगार्ड भी करते हैं और बड़ा लाइक भी करते हैं उनको। तो आई थिंक इसी बैक चैनल डिप्लोमेसी के तहत बनता भी पाकिस्तान का था, क्योंकि आपका सोल मीडिएटर जो है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान का ओवरऑल हम देखें ना, जिस तरह से पूरी दुनिया इस चीज़ को प्रेस करी है कि पाकिस्तान का जो किरदार रहा है इस पूरी थ्रू आउट डे फर्स्ट से लेके अब तक, जब तक सीज़ फायर हुआ, फिर उसके बाद मेडिएशन का जो पहला राउंड इस्लामाबाद में मुनक्किद है, पाकिस्तान ने ओवरऑल एक कह लें कि एक्स्ट्रा जाके जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके जो है पाकिस्तान ने जितनी कोशिश हो सकती थी वो की है, और उसकी आउटकम्स भी अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हमें नजर भी आ रहे हैं। इसकी वजह यही है ना कि आपने अपनी डिप्लोमेसी को बहुत बैलेंस रखा है। आपने अमेरिका को भी साथ रखा जिसने अटैक किया, आपने ईरान को भी साथ रखा जिसके ऊपर अटैक हुआ, आपने जीसीसी को भी साथ रखा जिसके ऊपर अटैक हो रहे थे। यू वर विद एवरीवन, तो आप ही सालसी करवा सकते थे। फिर अमेरिका ने एंड में ये स्टेटमेंट अमेरिका को देनी पड़ी कि सोल मीडिएटर जो है ना, सालिस एक ही है पाकिस्तान, तो फिर इस्लामाबाद में ही होंगे। और ये लाइक, क्योंकि अगर डील साइन होती है ना तो डेफिनेटली यू नीड अ हेड ऑफ स्टेट। तो वो मिड टर्म इलेक्शन भी आ रहे हैं अमेरिका में, तो वो ट्रम्प साहब अगर खुद साइन करेंगे तो डेफिनेटली उनके लिए एक एज होगा मिड टर्म इलेक्शन के लिए, अपनी उन रैलीज़ के लिए, उसको सेल करने के लिए। तो इसलिए, और अगर उस साइड से ट्रम्प आते हैं ना तो डेफिनेटली इस साइड से फिर स्पीकर काले बाफ तो साइन नहीं करेंगे ना। बिल्कुल। फिर ये तो उनके काउंटर पार्ट तो फिर ईरानियन प्रेसिडेंट ही हुए। अगर ये दो होंगे तो फिर डेफिनेटली जो बीच में बैक चैनल डिप्लोमेसी में जो गारंटर का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते, कल फॉरेन ऑफिस में भी अमीर
यही डिस्कस कर रहे थे। तो पॉसिबल है कि जो कंट्रीज़ जो कोऑर्डिनेटर में साथ थे, जो बैक एंड डिप्लोमेसी में चल रहे थे, उनके सरबराहान भी पॉसिबली शायद इस्लामाबाद, अगर ये दो आते हैं तो मोर लाइकली आएंगे। इट्स नॉट सर्टन येट, क्योंकि डिप्लोमेसी में देयर इज़ नथिंग सर्टन, क्योंकि चीज़ें शिफ्ट होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। बट इट्स क्वाइट एविडेंट एंड पॉसिबल कि फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मुख्तलिफ सरबराहान जो कोऑर्डिनेटर मीटिंग वाले भी पाकिस्तान आएंगे, और मुबस्सर के तौर पे मोर लाइकली चाइना और रशिया के सरबराहान भी पॉसिबल है कि वो पाकिस्तान आए। अच्छा, ये बताइएगा कि जो अब राउंड 2 है वो कब तक एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जिस हिसाब से हम यहाँ इस्लामाबाद में प्रिपरेशंस देख रहे हैं, सरबराहान जो हैं ख़ासतौर पे शहबाज शरीफ तो ज़ाहिर बात है टर्की में मौजूद हैं, मोस्ट प्रॉब्ली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाशिंगटन जो है वो आज ही जाएंगे या कल जाएंगे, वहाँ पे मीटिंग करेंगे, फिर उसके बाद ही कहीं ये तमाम तर डेलीगेशंस आएंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली इस्लामाबाद में अब जो राउंड 2 है वो क्या कब तक एक्सपेक्टेड है? विद इन नेक्स्ट वीक ही जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये एक्सपेक्टेड है कि मे बी लाइकली मंडे और ट्यूसडे ये मीटिंग्स यहाँ पे होंगी, मे बी एक्सटेंड करने की नौबत ही ना आए और उससे पहले ही डील साइन हो जाए। तो अब वही मैं कह रही हूँ कि डिप्लोमेसी में यू कांट से एनीथिंग विद क्लैरिटी, क्योंकि चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। मतलब हो सकता है कि ट्रम्प साहब कहें कि अभी मैं मंडे को आ रहा हूँ, फिर आधे घंटे बाद फ़ोन करें कि नहीं मैं मंडे को नहीं, आई गेस वेडनेसडे को आ रहा हूँ। तो अब जिसने मंडे की खबर दी होगी वो भी ठीक होगी, जिसने वेडनेसडे की देगा बाद में वो भी ठीक होगी। तो आप इसमें कुछ सर्टन नहीं हो सकते, सिनेरियोज चेंज होते रहते हैं, बट लाइकली अर्ली वीक। अच्छा, यहाँ पे ये बताइएगा कि जिस तरह से हमने देखा कि राउंड 1 में आके जिस तरह से जेडी वैंस ने भी कहा वी वर वेरी क्लोज टू द एग्रीमेंट, बट कोई एक पॉइंट आया जिस तरह से यूरेनियम के ऊपर से हमने बात कर रहे थे कि यूरेनियम ऐसा एक इशू था जिस पे ईरान ने भी कहा कि हमें भी वक्त चाहिए, उन्होंने भी कहा कि अमेरिकन ने कि हाँ ठीक है, लेट देम टेक द टाइम। अब जो बैकडोर, ज़ाहिर बात है डिप्लोमेसी जिस तरह आप बात करें कि डे बाय डे क्या हम कहें कि थोड़ी थोड़ी देर बाद ही चीज़ें जो हैं वो बदल रही हैं, एक मिनट बाद चीज़ें जो है वो चेंज हो रही हैं। तो जो मेन एक पॉइंट था जो डेडलॉक था, तो क्या आप अभी तक जो है बैक एंड पे ही सही वो डेडलॉक ख़त्म हो चुका है दोनों माबैन के? हाँ जी, दोनों बैक एंड पे एग्री हो गए, सिर्फ एक एग्रीमेंट और पेपर वर्क होना है? ये सर्टन नहीं कह सकते कि हो चुका है जब तक कि वो आके टेबल पे बैठेंगे नहीं, बट seeing the things on the ground like the CDF visit in Tehran or the statement coming from the Washington DC, we could say that कि चीज़ें 99% हो चुकी हैं, और जो रिमेनिंग 1% है, क्योंकि अगर वो सेकेंड राउंड में आएंगे ही तब जब चीज़ें हो चुकी होंगी। अगर सेकेंड राउंड हो रहा है तो इट मीन्स के वो एक फॉर्मेल। और वैसे मैं एक आपको बात बताऊँ कि जितना बड़ा ये क्योटिक इवेंट था, जो क्योटिक माहौल चल रहा था, जंगी माहौल था, वर्ल्ड वॉर 3 होने जा रही थी, जो दोहा एग्रीमेंट था जो तालिबान की और अमेरिका के दरमियान में हुआ, क्योंकि अमेरिका विड्रॉल चाहता था वहाँ से फोर्सेस का, उसको 18 माह लगे थे टॉक्स को, दोहा टॉक्स को 18 माह लगे थे। तो अब ये टॉक्स 11 अप्रैल को फर्स्ट फेज़ हुआ है और अभी कमिंग वीक में सेकंड होने जा रहा है, और सेकंड ही अगर कंक्लूसिव होता है, जो कि 99% इट विल बी, तो आई थिंक ये भी एक हिस्ट्री में और इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट के लिए एक बड़ा एक यादगार चैप्टर होगा कि वो टॉक्स जो कि वर्ल्ड वॉर 3 को रोकने के लिए हुआ है, और इतना बड़ी तबाही दुनिया को, और वो भी पाकिस्तान में, और दुनिया को इतनी बड़ी तबाही से बचाने वाले जो डायलॉग्स हैं, दे समड अप इन जस्ट 2 राउंड्स। अच्छा, यहाँ पे एक जिस तरह से अभी आपने दो की बात की, ये सबसे ईरान मतलब पाकिस्तान का ये वाली जो जंग थी पाकिस्तान ईरान की और अमेरिका की, ये कोई छोटी जंग नहीं थी, और इसमें मीडिएटर का किरदार अदा करना पाकिस्तान जैसे मुल्क में, और पाकिस्तान का उसमें एज अ सालिसी का किरदार अदा करना, ज़ाहिर बात है एक बहुत बड़ी इम्पेक्ट हमारे लिए है। आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं आप इसके क्या देखते हैं कि लेट्स सपोज अब जिस तरह 99% चीज़ें सॉल्व हो चुकी हैं, 1% वो है कि पेपर एग्रीमेंट हो जाता है, ये सारी चीज़ें फाइनलाइज हो जाती हैं पाकिस्तान के लिए। डिप्लोमेटिक लेवल पे तो पाकिस्तान ने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान ओवरऑल पाकिस्तान को इकॉनमी के भी बड़े इशूज़ हैं। तो उस हवाले से आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान के लिए कितने एक फ़ायदे हो सकते हैं, कितने मुल्क जो है वो पाकिस्तान को जो है वो अप्रोच करेंगे आफ्टर दिस? देखिए, आपको जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है ना, वो आपकी ब्रांडिंग है। आप पाकिस्तान 1947 से लेके अब तक पहले जो हालात थे वो डिफरेंट थे, फिर सन 2000 से लेके ऑनवर्ड आपके ऊपर दहशतगर्दी और दुनिया में कहीं भी कोई धमाका होता था, हम दुआ कर रहे होते थे कि वो पाकिस्तानी ना निकले। क्यों? क्योंकि बहुत से जो अफ़गानी हैं उन्होंने पाकिस्तानी ID कार्ड बनाए हुए थे, मुलव्वस वो होते थे, लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट
नहीं होता था तो एक्चुअली क्या होता था, लेबल लगता था पाकिस्तान के ऊपर। तो अब तो आप कहीं भी पासपोर्ट दिखाते थे तो फिर उसामा बिन लादेन का भी यहाँ पे हुआ ऑपरेशन, तो आपके लिए ना थोड़ी सी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती थी। और आप दुनिया के मीडिया में जब भी कभी पाकिस्तान का नाम आता था वो हमेशा इन्हीं चक्रों में आता था कि कहीं पे दहशतगर्दी हो गई है या कोई बंदा पकड़ा गया है तो पाकिस्तानी है। लेकिन अभी और सम टाइम अगर आपको कहीं पे आर्टिकल लगवाने भी पड़ते थे तो कोई पैसे दे के या किसी को कह के कि कोई पॉजिटिव इमेज के लिए आप मैं यहाँ पे आपको टोकूंगा क्योंकि आप खुद एक ट्रैवलर हैं, आपने बड़ी मुख्तलिफ कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है, आपकी इंटरनेशनल जर्नलिस्ट से आपकी काफ़ी रवाबत हैं, आपका कम्युनिकेशन रहता है। ऑब्वियसली आपने फिर ही आपने जब भी कहीं गई होंगी आपने कुछ पॉजिटिव भी सुना होगा, कुछ नेगेटिव भी अपने उससे सुना होगा। तो अब जब आप क्या समझती हैं कि जब अब आप ट्रैवल करेंगी, लेट्स सपोज वो कंट्री जहाँ पे आपने कहीं शायद कोई नेगेटिव चीज़ सुनी होगी पाकिस्तान के बारे में, अब आपका क्या लगता है कि व्हाट विल बी द डिफरेंस नाउ? मैं यही कह रही हूँ कि पाकिस्तान की ब्रांडिंग हो चुकी है एज अ पीस मेकर, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, इसलिए कि दुनिया का हर इंटरनेशनल अखबार, कोई ऐसा अखबार नहीं है, कोई ऐसा टीवी नहीं है जिसने ये स्टोरी नहीं की होगी कि इस्लामाबाद पीस टॉक, आपके पाकिस्तान के नाम के साथ पीस का वर्ड आ रहा है। यू आर एवरीवेयर एज अ पीस मेकर। तो अब मैं बहुत पहले जब मैं यूएस में गई थी, वैसे तो मैं जाती रहती हूँ, लेकिन जो मेरा फर्स्ट विज़िट था उसमें मेरी अटैचमेंट थी सीबीएस चैनल के साथ फिलाडेल्फिया में। तो वहाँ पे लोगों को पाकिस्तान का इतना पता ही नहीं था कि अभी कोई कंट्री है। वो उनको बताना पड़ता था कि अफ़गानिस्तान है, तो अफ़गानिस्तान का इसलिए पता था कि 9/11 हो चुका था वहाँ पे। लेकिन अब तो मतलब हर इंसान को पता है कि अब मैं तो आई एम डेस्परेटली वेटिंग फॉर माय नेक्स्ट विजिट कि मैं जाऊँ वहाँ पे तो फिर मैं ज़रा प्राउडली कह सकूँ कि भाई ये पासपोर्ट है, तो अब तो किसी को कोई इस पे अभाव नहीं है। वैसे अगर ये जिस तरह पीएसएल की बात की, मैं कहता हूँ मार्च और अप्रैल को अगर हम पाक स्टडीज़ के चैप्टर में डाल दें तो हमारे इन 2 महीनों के अंदर जो जो हिस्ट्री पाकिस्तान में रह चुकी है, हर एक चीज़ इंक्लूड हो चुकी है, तो वो एक बहुत बड़ा जो है वो लिखा जा सकता है, बहुत बड़ा चैप्टर बन सकता है। पीएसएल, जंग और पता नहीं क्या क्या सारी चीज़ें हमने 2 महीनों के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। लेकिन मोना, अब आखिरी चीज़ के इस जंग के हवाले से कितने मतलब आप समझती हैं कि पाकिस्तान का तो किरदार अच्छा रहा, लेकिन ओवरऑल इसका जो नुकसान रहा है वो सबसे ज़्यादा किस कंट्री को रहा है? ज़ाहिर बात है दुबई का हमने देखा कि दुबई पे सबसे ज़्यादा हुआ, तो दुबई जल्दी से जो है वो उठ पाएगा। और दूसरा यहाँ पे एक चीज़ सबसे ज़रूरी है कि दुबई ने इस दौरान पाकिस्तान से $3.5 बिलियन जो हमने लोन लिया हुआ था वो भी मांगा। तो पाकिस्तान, और ये भी चलने में आ रहा है कि शायद पाकिस्तान और यूएई के जो डिप्लोमेटिक जो रवाबित थे वो थोड़े से ख़राब होते जा रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा कीजिएगा। वेल एक्चुअली चीज़ें सोशल मीडिया पे ज़्यादा ख़राब हैं और एक्चुअली शायद इतनी नहीं है, क्योंकि डिप्लोमेसी में चीज़ें इतनी एविडेंट नहीं होती हैं, क्योंकि डिप्लोमेसी नाम ही यही है कि अगर आपको चीज़ें नहीं भी अच्छी लग रही तो यू मेंटेन द रिलेशन। तो इसलिए इसके ऊपर ऑफिशियली दोनों साइड से कहीं पे भी इतना कुछ नहीं है। हाँ, पैसे उन्होंने वापस मांगे और पाकिस्तान, क्योंकि कर्ज था। देखिए, कर्ज अगर कोई होगी आपको यहाँ से वापस ले रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका ताल्लुक खत्म हो गया। कर्ज का मतलब यही होता है कि आपने वापस देना है। हाँ, टाइमिंग वाज मे बी वाज अ क्रूशियल। बिल्कुल, ये एक अलग सेटिंग होगी क्योंकि ज़ाहिर बात है इसमें हमने सबसे ज़्यादा जो चीखें सुनी थी वो इंडिया की थी और इंडिया का मीडिया जो था। बाकी मुना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक तक जो है वो एक्सपेक्टेड है, जिस तरह मोना बता रही थी कि पाकिस्तान का इस पूरी जो है वो इस जंग के दरमियान में मीडिएटर का जो किरदार रहा है, और दोनों जो फरीकैन थे यूएस भी और ईरान भी, दोनों का ट्रस्ट यही था और दोनों का यही ओवरऑल था कि पाकिस्तान जो शुरू से ही इसमें एक प्रॉपर एक ही सालिस था वो किरदार अदा करता रहा है और वही रहेगा। और मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक तक जो है वो सेकंड राउंड जो है वो यहाँ पर इस्लामाबाद में ही होगा, और जितने भी सरबराहान हैं वो मोस्ट प्रॉब्ली एक्सपेक्टेड हैं कि वो पाकिस्तान में आएंगे। और चूँकि अब 99% चीज़ें जो है वो कंक्लूड हो चुकी हैं, 1% है, लेकिन जाहिर बात है डिप्लोमेसी में यहाँ पर हर 1 मिनट बाद जो है वो चीज़ें चेंज होती हैं। यू नेवर नो कि आपके अगले मिनट जो है वो क्या होगा, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। चीज़ें जो अभी तक हैं उसके मुताबिक यही है कि चीज़ें जल्द जो है वो कंक्लूजन की तरफ जाएंगी और ये जंग मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद होगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।